अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उमैर इब्न आबिद और आज हमारा लेक्चर 66 है और नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, प्रैग्मेटिक्स। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स और पिक्चर्स एग्जांपल्स, यानी मैं पिक्चर्स के ज़रिए आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो प्रैग्मेटिक्स है ये सिमियोटिक्स जो एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है उसमें भी सिमियोटिक प्रैग्मेटिक्स भी होती है, लेकिन पिक्चर्स एग्जांपल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। और इसी तरह सिमेंटिक्स वर्सेस प्रैग्मेटिक्स, हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस इनमें है। और इसी तरह फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे इंग्लिश से, उर्दू से और पंजाबी से। बाकी यही है जो मैं आपको बार बार कभी कभी कहता रहता हूँ कि लिंग्विस्टिक्स, सिर्फ ये लिंग्विस्टिक्स पढ़ने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज, बल्कि इसमें यह भी है कि आपने ये चीज़ें भी देखनी है कि आप जो पढ़ते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में भी अप्लाई करें, क्योंकि लैंग्वेज तो हर लैंग्वेज में वही कम्युनिकेशन होती है जो एक दूसरी लैंग्वेज में होती है। तो सिर्फ नंबर लेना मकसद, या फिर क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ लेना मकसद नहीं है, उसे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको इससे रियल लाइफ में भी आपको बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप लैंग्वेज को इस तरह लेंगे और आपको काफ़ी समझ भी आएगी। तो ये जो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं, मेंस एंड वीमेन सेल। ठीक है। और इसी तरह यह है टोडलर्स सेल, यानी टोडलर जो बच्चे अभी चलना शुरू करते हैं। और इसी तरह ये लिखा हुआ है हीटेड अटेंडेंट पार्किंग। ठीक है। तो अब हमें इनसे क्या नज़र आ रहा है, अब ये मेंस एंड वीमेंस जो सेल है, तो अब आपको ये पिक्चर देखकर क्या लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि इधर मर्द और औरत बिकते हैं, यानी उनकी सेल होती है? इस तरह का तो मामला नज़र नहीं आ रहा जब हम पिक्चर्स को देखते हैं, यानी अगर कहीं ये पिक्चर लगी हो तो जाहिर है। अब हम देखें तो इधर हमें कुछ शूज़ नज़र आ रहे हैं, मैन शूज़ भी नज़र आ रहे हैं और वीमेन शूज़ भी हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसका मतलब है कि इधर ये जहाँ भी पिक्चर लगी होगी, हो सकता है किसी शॉप के बाहर या फिर कोई साइन बोर्ड लगा हो बड़ा सा, तो इसका मतलब होगा कि ऐसी जगह है जहाँ के मर्दों और औरतों के जो जूते हैं वो सेल होंगे। ठीक है। तो ये है पिक्चर। अब इसकी वही मैं कह रहा हूँ कि मेंस एंड वीमेन सेल, अगर आप सरफेस लेवल पर जाएं इसके, या फिर सिमेंटिक मीनिंग पे जाएं जो कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, तो आपको यही लगेगा कि ये मेन और वीमेन की सेल है। लेकिन आपको जो बैकग्राउंड पिक्चर थी और जो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया पिक्चर की वजह से, जो कि मैंने जिक्र किया सिमियोटिक्स का, जो साइन से रिलेटेड लैंग्वेज को कहते हैं या सिंबल से रिलेटेड, तो आपको पता चल गया कि मेंस एंड वीमेंस सेल से मुराद है इन जूतों की सेल। इसी तरह टोडलर्स सेल, अब इधर आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि इधर यानी बच्चों की सेल होती है, बच्चे आपको सेल किए जाते हैं, इस तरह का तो नहीं है मामला। तो इधर से भी मुराद होगा, इधर आपको अब बच्चों ने कपड़े भी तो पहने हुए हैं, जूते भी पहने हुए हैं। ठीक है। और तो इससे मुराद क्या होगा कि टॉडलर्स जो हैं, यानी ऐसे बच्चे जो अभी चलना शुरू करते हैं, टॉडलर उन्हें कहते हैं, उन यानी उनके क्लॉथ्स की, उनके शूज़ की सेल है इस शॉप पर या जहाँ भी ये लगा हुआ है साइन बोर्ड। इसी तरह हीटेड अटेंडेंट पार्किंग, ये मैंने एग्जांपल बुक से ही लिया, लेकिन मैंने फिर पिक्चर एक थोड़ी खुद यानी डाउनलोड करके फिर उस पर लिखा है एक साइन बोर्ड। तो अब इसके भी दो तीन इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो भी अटेंडेंट यानी कोई बंदा आता है उसे पहले गर्म किया जाता है और फिर पार्किंग की जाती है। अब इस तरह तो नहीं कि बंदे को गर्म किया जाएगा। इसी तरह इसकी और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। एक जो इसकी बेहतर इंटरप्रिटेशन हमें लग रही है और जो हो भी सकती है वो ये है कि जो भी पार्किंग करने आएगा उसे वार्मली वेलकम किया जाएगा, इसलिए कहा गया हीटेड अटेंडेंट पार्किंग। या इसका एक ये मतलब भी हो सकता है, मतलब तो क्योंकि जितने मर्जी बनाई जाए ना, यही तो लैंग्वेज का फ़ायदा, मतलब जो मर्जी बनाई जाए। एक मतलब इसका ये भी हो सकता है कि जी आप किसी कोल्ड एरिया में रह रहे हैं, यानी जहाँ बहुत सर्दी होती है, तो आपकी कार को इस ऐसी जगह पार्क किया जाएगा जहाँ गर्मी हो, जिसकी वजह से वो जो इंजन ठंडा हो गया वो हो जाए। ये वैसे फजूल सी ही इंटरप्रिटेशन है, ये मैंने खुद से ही बनाई है, लेकिन यही लैंग्वेज है और यही ह्यूमन लैंग्वेज का मकसद है कि हम मुख्तलिफ मीनिंग निकाल लेते हैं एक वर्ड से। इसीलिए हम देखते हैं कि कई लैंग्वेजेस में, जैसे कि अरबिक है, उधर तो एक एक लफ्ज़ के 20-20 30-30 मीनिंग भी होते हैं। ठीक है। 100 मतलब भी होते हैं, कई इस तरह के लफ्ज़ अरबिक में हैं।
इसी तरह और लैंग्वेजेस में भी। तो अब हम प्रैग्मेटिक्स को देखते हैं कि प्रैग्मेटिक्स है क्या और इसकी डेफिनेशन के सो द स्टडी ऑफ व्हाट स्पीकर्स मीन और स्पीकर्स मीनिंग इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक में सबसे जो हमें मेन चीज़ नज़र आ रही है वो है स्पीकर्स मीन या स्पीकर्स मीनिंग के जो आपका स्पीकर है यानी आप जिससे जो बोल रहा है और ज़ाहिर है जो बोल रहा है वो दूसरे को सुना रहा है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। तो प्रैग्मेटिक्स में यह है कि मेरा क्या कहने का क्या मतलब है, एक स्पीकर के कहने का क्या मतलब है या वो क्या मीनिंग बताना चाह रहा है। ठीक है, वो ये है दरअसल प्रैग्मेटिक्स, ना कि ये कि आप उन अल्फाज को सिर्फ उन अल्फाज को देखें जो वो बोल रहा है। ठीक है, इसकी हमें आगे एग्जांपल देखते हैं तो मज़ीद समझ आ जाती है। प्रैग्मेटिक्स कैन आल्सो बी सेट टू द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग। ठीक है, इनविजिबल मीनिंग की स्टडी को भी प्रैग्मेटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब हमने अल्फाज को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देखना, डीप लेवल पर भी देखना है, तो जाहिर है वो फिर कोई उनके अंदर जो मीनिंग पोशीदा है, तो इसलिए इनविजिबल मीनिंग भी कह सकते हैं। और हाउ वी रिकग्नाइज मीनिंग, ये भी प्रैग्मेटिक्स में ही कि इनविजिबल मीनिंग या फिर हम मीनिंग को किस तरह समझते हैं, किसी भी वर्ड को किस तरह समझते हैं। सो आवर कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन recognizing the meanings of the words in an utterance, but it is also bound to the speaker's intention, which can make two same sentences different। ठीक है, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम आपस में जो बोलचाल करते हैं, तो उसका वो सिर्फ मीनिंग्स की रिकग्निशन पर ही डिपेंड नहीं है। यानी जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन मीनिंग्स पर नहीं होता या उन वर्ड्स पर नहीं होता कि हम वो वर्ड सुन रहे हैं और उसका मीनिंग हम क्या कहते हैं समझ रहे हैं। सिर्फ हम मीनिंग को नहीं समझते, बट इट इज़ ऑल्सो बाउंड टू द स्पीकर्स इंटेंशन, बल्कि हम उस स्पीकर की इंटेंशन भी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी ज़ाहिर अपना रोल प्ले करती है। लेकिन क्योंकि हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इधर अभी हम बॉडी लैंग्वेज पे उस तरह नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्पीकर्स की लेकिन इंटेंशन से हमें पता चल जाता है, यानी वो किस तरह बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, किस टोन में, किस पिच में बोल रहा है, तो वो भी सारा रोल प्ले करती है। विच कैन मेक टू सेम सेंटेंसेस डिफरेंट, बिल्कुल इसी तरह होता है कि कभी एक ही बात होती है, उसे आप 5-6 मुख्तलिफ तरीक़ों से कह के अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एक बात ठीक है लेकिन कोई गुस्से से कह रहा है और कोई नरमी से कह रहा है, तो जाहिर है उसका इफ़ेक्ट और उसका पर्पस डिफरेंट होगा। ज़ाहिर है अगर आपको कोई हमेशा ही गुस्से से बात करता है, हमेशा बेशक वो बात ठीक भी होती है, तो इसका मतलब है या तो उस वो समझ नहीं पा रहा, और या फिर ये है कि उसका मकसद आपकी इस्लाह नहीं है बल्कि अपनी कोई चीज़ शो करना। अगर कोई, लेकिन कुछ बंदों का कुदरती तौर पर मिजाज होता है। इधर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह लोगों की इंटेंशन को गलत तरीके से लेने लग जाए। So to understand the right meanings, we must have some background knowledge about which speaker is talking, or in other words, both of the speaker and the listener must have some shared assumptions। अब इसमें यह है कि ज़ाहिर है जब प्रैग्मेटिक्स में बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात हो रही है, फिर ही आप वो बात समझ सकेंगे, या फिर आप दोनों का वो शेयर्ड असम्पशंस हो। ठीक है, जो कि मैंने आगे आपको मैं बताऊंगा भी, कि जो मैंने इधर ये नीचे बल्कि लिखा हुआ है कि मैनी टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट टू फ्रेंड्स आर स्पीकिंग, वी आर फेमिलियर टू द लिटरल मीनिंग बट वी कांट अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन ड्यू टू लैक ऑफ दोज शेयर्ड असम्पशंस और बैकग्राउंड नॉलेज विच दे हैव। ये इधर शेयर्ड आएगा। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि कई दफ़ा दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमें दो लोग बातें करते हुए सुनाई दी हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं ना, उनके हम अल्फाज को तो समझ लेते हैं कि वो ये, और उनके मतलब को भी समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। या तो अगर तो वो ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हम भी फेमिलियर हैं, फिर तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी असल में इंटेंशन क्या। लेकिन अगर वो कोई अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं जिसका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जा रहे थे वो तो दो लोग आपस में बात करें, यार वो ना इस तरह का है और उस दिन खाना बहुत अच्छा बना था
और हमने बड़ा इंजॉय किया था। अब जो पास से गुजरा है आदमी, अब उसे क्या पता कि भाई वो किस दिन का जिक्र कर रहा है, किस खाने का जिक्र कर रहा है, किस आदमी का जिक्र कर रहा है, तो उसे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। लेकिन वो जो आपस में बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो उस यही लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कॉन्टेक्स्ट है था, उन दोनों को पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने क्या कहते हैं उन अल्फाज को भी खारिज कर दिया। यानी बजाय कि किसी चीज़ का नाम लेने के वो इशारतन बात कर रहे हैं। यही हम आगे जाके देखेंगे भी डेक्सिस में, ठीक है। और आगे द स्टडी ऑफ स्पीकर मीनिंग एंड हाउ मोर इज़ कम्युनिकेटेड दैन ई सेड। ये द स्टडी ऑफ लैंग्वेज की डेफिनेशन है कि प्रैग्मेटिक स्टडी है स्पीकर मीनिंग की एंड हाउ मोर इज़ कम्युनिकेटेड दैन ई सेड। यानी सिर्फ उसी पे नहीं जाना कि अल्फाज कहे क्या गए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा कोई चीज़, यानी अल्फाज से ज़्यादा भी एक मतलब है, और वो चीज़ है प्रैग्मेटिक्स। यानी सरफेस से ज़्यादा डीप पे जाना है आपने। द स्टडी ऑफ द वे इन विच लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस व्हाट सम बॉडी रियली मीन्स इन पार्टिकुलर सिचुएशंस। देखें ये भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि सम बॉडी रियली मीन्स इन पार्टिकुलर सिचुएशंस। यानी वही बात आ गई कि एक बदलते कॉन्टेक्स्ट में जो बंदा बात कर रहा है, असल में उसकी बात का अपने मतलब देखना है, वो सिचुएशन के साथ मतलब चेंज होगा। स्पेशली व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स यूज में अपीयर टू मीन समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यानी एक्चुअल वर्ड्स का मतलब कुछ और होता है, लेकिन किस सिचुएशन में बात की जा रही है, किस टोन में, किस पिच में बात की जा रही है, उससे मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रैग्मेटिक्स में आपने लिटरल मीनिंग को वर्ड्स के बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, और ये होता भी नहीं है। आप इस तरह तो नहीं करते कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, या उस दिन खाना बड़ा अच्छा बना था। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आपको उसका मतलब ही ना पता हो, या दिन का मतलब ही ना पता हो, या फिर आप इन सब के मीनिंग को ही डिफरेंट कर दें। इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि आप उसके डीप मीनिंग के जाएंगे, दरअसल वो कहना क्या जा रहा है, किस वक्त की बात हो रही है, किस सिचुएशन की बात हो रही है। वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, स्लो आवाज़ में बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, गिल ब्राउन स्टोरी एग्जांपल। ये मैंने स्टडी ऑफ लैंग्वेज से ही ली है। तो खैर इधर हम अगर मैं पूरा पढ़ूंगा, मैंने पिछली स्लाइड पे ही बहुत देर लगा दी है। तो ऑल इन ऑल इसमें यानी ये बताया कि दो अमेरिकन टूरिस्ट थे और वो स्कॉटलैंड में गए, ठीक है, लेट 1960s में, ठीक है। तो वो एक जगह पर आए जहाँ ना काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी, ठीक है, और उधर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। तो उन्होंने उससे पूछा कि यानी कि ये तबाही है, ये कब की है। तो बच्चे ने कहा, ही रिप्लाइड इन द वार। उसने कहा कि ये जंग में ये वाली तबाही हुई है। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, उनका फ़ौरन जहन गया 1960s की सेकंड वर्ल्ड वार पर। सेकंड वर्ल्ड वार तो नहीं, वो तो 45 में ख़त्म हो गई थी। तो उनका जहन गया 1960s की वॉर पर, और डैट ही मस्ट बी रिफरिंग टू द सेकंड वर्ल्ड वार। और उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया कि ये वर्ल्ड वार के ही अभी तक खंडरात हैं इधर, जो कि तकरीबन 20 साल पहले हुई थी, यानी 1939 से 45। तो उनका ये जहन गया जब उसने कहा कि इन द वार। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब खंडरात को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये 20 साल पहले के खंडरात नहीं हो सकते, बल्कि ये बहुत पहले के लग रहे हैं। तो उन्होंने उससे जब दोबारा पूछा तो उसने बच्चे ने कहा कि द वॉर विद द इंग्लिश। यानी उन्होंने उस बच्चे ने कहा जो अंग्रेज़ों के साथ हमारी जंग हुई है, और वो 1745 की जंग थी, ठीक है। तो अब क्या था कि स्पीकर्स के पास जो बच्चे से पूछ रहे थे उनके पास सही नॉलेज नहीं था, लिहाजा उन्होंने पहले समझा कि ये वर्ल्ड वार के खंडरात हैं, जबकि बच्चे ने फिर बताया कि नहीं, ये 1745 में जो जंग हुई है उसके खंडरात हैं, ठीक है। अब सिमेंटिक्स वर्सेस प्रैग्मेटिक्स ये भी जानना ज़रूरी है जब हम प्रैग्मेटिक्स पढ़ ही रहे हैं। और लास्ट जो चैप्टर था वो सिमेंटिक्स था, आप वीडियोस देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स इज़ दैट वी डू नॉट पे हीट हीट से मुराद है तवज्जो देना, टू व्हाट इज़ मेंट और व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग, बट वी ऑल्सो कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर्स इंटेंशन एंड हर और हिज टोन एज वेल। यानी सिमेंटिक्स में ये था
कि हम लिटरल मीनिंग को या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को देखते थे, लेकिन इसमें क्या है, हम कोई भी बात जब सुनते हैं या करते हैं तो उसमें हम कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हैं कि किस बैकग्राउंड में बात हो रही है, स्पीकर्स की इंटेंशन हम देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा स्पीकर है उसकी, यानी जो हमसे बात कर रहा है उसकी टोन कैसी है, यानी हाई टोन, लो टोन, पिच, ये सारी चीज़ें डिफरेंस डाल देंगी। और इन सिमेंटिक्स वी फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स, जो कि हम देख चुके हैं कि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को हम देखते हैं और वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उन्हें देखते हैं। वेयर एज इन प्रैग्मेटिक्स वी फोकस ऑन इंटेंडेड, इम्प्लीकेटेड एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम देखते हैं कि इंटेंडेड यानी इंटेंशन क्या है मीनिंग के बिहाइंड, इम्प्लीकेटेड मीनिंग क्या है यानी कहा कुछ और जा रहा है लेकिन मतलब कुछ और है, और इसी तरह कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो कि इम्प्लीकेटेड मीनिंग से ही रिलेटेड है। We need more background knowledge for understanding a meaning if pragmatics is involved in a word or utterance as compared to semantics. बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने वही बात की कि pragmatics में आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना यकीनी तौर पर ज़रूरी है। गो कि सीमेंटिक्स में भी आपको वर्ड के मीनिंग पता तो होना ज़रूरी होते हैं, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप नहीं समझ सकते बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में तो आपको अगर सिमेंटिकली मीनिंग पता भी है, आपको अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज नहीं है एक चीज़ का, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश, तो सबसे पहले हम इंग्लिश की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड, ठीक है। अब अगर इसके लिटरल मीनिंग देखा जाए कि यहाँ जी बहुत सर्दी है बस, ठीक है। लेकिन अब जब ये बात होगी एक कॉन्टेक्स्ट में, एक बंदा कमरे में बैठा है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो कोई बाहर से आया, तो फिर वो कहता है इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड। अब वो अपनी जगह से उठना नहीं चाह रहा था, तो उसने जब ये कहा तो उसका इंटेंडेड या मीनिंग ये था कि भाई खिड़कियां बंद कर दो, यानी जो दूसरे आने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ इसका मतलब वो कहेगा अच्छा हाँ यार खिड़कियां मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया, द इंटेंशन बिहाइंड दिस सेंटेंस में भी टू क्लोज द वर्ड्स, सॉरी टू क्लोज द विंडोज एंड डोर्स। माई बैड इज़ सो हैवी, सॉरी ये मैंने बैड लिख दिया गलती से, माई बैग, ठीक है। माई बैग इज़ सो हैवी, ठीक है। माई बैग इज़ सो हैवी लिखना है, तो कि मेरा बैग बहुत भारी है। अब ये भी आप जा रहे हैं कहीं, आप किसी से मिले हैं या कोई पासर बाय गुजरा, तो आप उसे रोकते हैं कहते हैं यार मेरा बैग बहुत भारी है, ठीक है। तो अब वो समझ जाएगा कि ये चाह रहा है कि मैं इसके साथ ना बैग मिल के उठा लूँ, ठीक है। और हेयर द इंटेंशन मे बी टू आस्क फॉर हेल्प, इसी तरह आर यू हियर। अब कोई कहता है आर यू हियर और कोई कहता है आर यू हियर, आर यू हियर, ठीक है। इस तरह अब इसमें आपकी पिच और टोन मीनिंग को बिल्कुल डिफरेंट कर देगी। और या फिर आर यू हियर, इस तरह भी कोई कह सकता है। तो इसमें अब क्या होगा कि एक जगह आप सरप्राइज हो सकते हैं, यानी आपको खुशी हुई है, या आप गुस्से में भी हो सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं। अब हम उर्दू और पंजाबी की कुछ एग्जांपल देखते हैं। बड़े जूते पड़े हैं, ठीक है। अब इसके दो जो मतलब हैं, यार बड़े जूते पड़े हैं, बड़े ही जूते पड़े हैं। अब इसका मतलब आप भी समझ गए हैं जो उर्दू समझते हैं कि ये जो मैंने अभी कहा यार बड़े ही जूते पड़े हैं, तो इससे मुराद ये होगा कि किसी को मार बड़ी पड़ी है, किसी को जूते बड़े पड़े। या मैं कहता हूँ यार उधर बहुत जूते पड़े हैं, उधर बहुत जूते पड़े हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह हो जाएगा कि उधर कुछ जूते यानी काफ़ी ज़्यादा शूज़ उधर पड़े हुए हैं, या उधर बड़े जूते पड़े हुए हैं, इस तरह भी, ठीक है। तो अब एक ही सेंटेंस है लेकिन इसको बोलने का अंदाज वो इसको डिफरेंट बना देगा। ये पंजाबी की एग्जांपल है, कम चौक के रख, ठीक है। ये जो हम कहते हैं, अब चुकना तो पंजाबी में मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, लेकिन कम चौक के रख का मतलब है कि काम तेज़ रखो, यानी काम जारी रखो। और फिर इसमें भी यार काम चौक के रख तू, इस तरह वो कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह दब के रख, अब दबाने से मुराद तो होता है किसी चीज़ को दफन करना या उसको मारना, ठीक है ना, कि आप कोई चीज़ कूटना चाह रहे हैं उसे आप दबाते हैं, ठीक है। नहीं, दब के रख का मतलब ये है कि भाई इसका भी मतलब यानी इससे ही रिलेटेड है, कुछ काम चौक के रख वाले फ्रेज से रिलेटेड कि, या फिर किसी को दबा के रखने का मतलब वही कि भाई इसको ना काबू में रखो, ठीक है। और इसी तरह हाथ हो गया,
हाथ हो गया है। अब खैर ये चीज़ें कुछ मुहावरात में भी आ जाती हैं, ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब में। हाथ हो गया से मुराद अब क्या है? हाथ हो गया से मुराद ये है कि धोखा हो गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल, और ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया प्रैग्मेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम कोर टेक्स्ट भी कहते हैं, और हम कॉन्टेक्स्ट की टाइप्स भी देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। यकीनन लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। आप कुछ सजेशंस भी देना चाहें कि किस तरह बेहतर किए जा सकते हैं इन लेक्चर्स को, तो आप ज़रूर दें। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।